Hello students, today is first day for you. So, I Dr. Rakesh Verma, Professor in Mathematics, Sagar Institute of Research and Technology, भोपाल। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट में जो टॉपिक लिए गए हैं वो बेसिकली 12th के ही कुछ टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को ही अपडेट करके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को क्रिएट किया गया है। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको कौन सी बुक लेना है, इसकी स्कीम क्या है, इसमें RGPB का पेपर कैसे होगा, वो सब मैं आपको आज सिलेबस के थ्रू पूरी चीज़ें बताऊंगा। और आपको क्या क्या मेन टॉपिक रहेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में और आपको कैसे उसकी स्टडी करनी है, उस पर आज अपन थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो यस, आप लोगों को जो बुक लेना है, जिस बुक से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को पढ़ना है, वो है डॉक्टर DC अग्रवाल की। ये नहीं है कि आपको डॉक्टर DC अग्रवाल की एक बुक आपको कम से कम अपने को कंसल्ट करनी है एक बुक को। उसके अलावा और भी बुक हैं, जैसे दास साहब की भी बुक आती है, जैन साहब की भी एक बुक आती है। ऐसे हमारे पास खूब सारी बुक्स हैं। तो श्री राम पब्लिकेशंस की भी ग्वालियर से प्रकाशन होती है, वो भी बुक्स भी है। तो डॉक्टर DC अग्रवाल की बुक से अपन लोग उसकी स्टडी करेंगे। इस सब्जेक्ट का जो एक्चुअली इंजीनियरिंग में क्या है, आपको जैसे फर्स्ट सेम में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग कोड होते हैं। ऐसे ही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो कोड है BT102, ये सब्जेक्ट कोड रहेगा। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है टोटल 100 मार्क्स का होता है। इस 100 मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक 70 और एक 30। ये जो 70 है आपको ये थ्योरी मार्क्स हैं। जो RGPB पेपर लेगा 70 मार्क्स का होगा, और जो ये 30 मार्क्स हैं ये इंटरनल मार्क्स हैं। ये कुछ अपने जैसे हमारे अपने इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट 2 यूनिट्स के और लास्ट 3 यूनिट्स के। पहला मिड सेम और दूसरा मिड सेम इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 70 और 30 मार्क्स। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन ये रहता है, 70 मार्क्स का पोर्शन रहता है। इस 70 मार्क्स को हमारे सिलेबस में कैसे डिवाइड किया गया है ये देखिएगा। हमारी टोटल इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 5 यूनिट है। देयर आर द 5 यूनिट्स। यूनिट 1 में कैलकुलस फर्स्ट के नाम से दिया गया, उसका टाइटल क्या है, कैलकुलस फर्स्ट। यूनिट 2 को कैलकुलस सेकंड के नाम से दिया है। यूनिट 3 को सीरीज एंड सीक्वेंस के नाम से दिया गया। यूनिट 4 में वेक्टर स्पेस के नाम से है। यूनिट 5 मैट्रिक्स के नाम से। ये तो प्रत्येक यूनिट के टाइटल हो जाते हैं। यूनिट 1 में कैलकुलस 1 में हमको जिन चीज़ों की स्टडी करना है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो आप 12th से लेके आए हो, डिफरेंशिएशन। आपको यदि डिफरेंशिएशन यदि आपका स्ट्रॉन्ग है, तो इस यूनिट में आपसे हर एक चीज़ बनेगी, कहीं पे भी आपको स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको डिफरेंशिएशन, अब 12th का डिफरेंशिएशन, जैसे आपको सिंपल फार्मूले वो तो आपको मालूम ही है। अब सिंपल फार्मूले में डिफरेंशिएशन के बाद जैसे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाती है, डिवाइड लग जाता है, मल्टीप्लिकेशन लग जाता है। कुछ स्पेशल फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन के जो हमारे इस कैलकुलस 1 में लगेंगे। अब कैलकुलस 1 में अभी तो मैंने टाइटल पर बता दिया कि कैलकुलस 1। अब इस कैलकुलस 1 में आपको पढ़ना क्या क्या है, यूनिट 1 में आपको क्या क्या स्टडी करनी है। उसमें जो स्टडी करनी है, जैसे आपको टेलर्स थ्योरम का पूरा प्रूफ देखना है और उसकी एप्लीकेशंस मीन्स उसका यूज़ कहाँ कहाँ है, उसके न्यूमेरिकल्स हमको कैसे करना है, वो टेलर्स थ्योरम में। सेकंड इसका जो टॉपिक होगा मैक्लॉरिन्स थ्योरम, तो सेम जैसे टेलर्स थ्योरम है उसकी एप्लीकेशंस, उसका थ्योरम का प्रूफ। फिर ये दोनों थ्योरम्स को, मैक्लॉरिन और टेलर्स थ्योरम को, थोड़ा सा इन दोनों को और एलोबरेट करने के लिए इसमें एक थ्योरम का यूज़ किया जाएगा, वो है लेबनिटीज थ्योरम। उस थ्योरम को भी हम इसमें यूज़ करेंगे। किसके लिए, मैक्लॉरिन और टेलर्स थ्योरम के लिए। अब मैंने आपसे ये बोला कि डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपसे डिफरेंशिएशन में आप यदि स्ट्रांग हो तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये पहली यूनिट जो है ये आपसे बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, और ये परफेक्ट बन गई, इसका मतलब ये है कि आपको 14 मार्क्स मिल गए। 70 का 14 नंबर यहाँ पे मिल गया, 14 मार्क्स आपको मिल गए। अब मैंने 2 टॉपिक बता दिए, मैक्लॉरिन टेलर्स और मैक्लॉरिन को और एलोबरेट करने के लिए लेबनिटीज हो गई। अब इसका जो अगला टॉपिक हमको देखना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन उसमें भी आया, तो डिफरेंशिएशन मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो मैक्सिमा और मिनिमा है फॉर 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स के लिए। जैसे अब आपसे मैं बोल रहा हूँ कि 12th के कुछ पोर्शंस को यहाँ पे लिया गया, उसको अपडेट कर दिया गया, तो मैक्सिमा और मिनिमा आप लोगों ने 12th में सिंगल वेरिएबल के लिए पढ़ा है। कितने वेरिएबल के लिए? सिंगल वेरिएबल के लिए। उसी सिंगल वेरिएबल को यहाँ पर 2 और 3 वेरिएबल में यूज़ किया गया है, तो मैक्सिमा और मिनिमा आ जाएगा। इसकी जो अगली जो पार्ट होगा वो मेथड्स ऑफ लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स के लिए होगा, जो मैक्सिमा और मिनिमा में यूज़ होगा। तो फर्स्ट यूनिट का जो कैलकुलस 1 में हमको लेना है, कैलकुलस 1 में जो हमको लेना है वो कौन सा पोर्शन हो गया? मैक्लॉरिन्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम भी इसका एक पार्ट होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा और मिनिमा फॉर 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स, और नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ Lagrange's multipliers. This is the total first unit. Next second unit. अब second unit मैंने अभी आपसे कहा differentiation is very important topic for first unit, और this topic belongs to 12th standard. तो similarly कैलकुलस सेकंड के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन, जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा है। और इंटीग्रेशन जितना आपने 12th में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन जितना आपने 12th में पढ़ा है, वो पूरा अपने को यहाँ यूज़ करना है। ये मान के चलिए उसकी कोई भी स्टेप आपको नहीं छोड़ना है। आपके ये पोर्शन तैयार, तो ये वाला कंप्लीट। अब मैं इंटीग्रेशन पे आता हूँ। मैंने आपसे जैसे डिफरेंशिएशन की बात करी थी, इन द सेम वे इंटीग्रेशन की भी बात करूँगा। पूरे बेसिक फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए। आपको बेसिक फार्मूले मालूम है, वो आपसे पूरा बन जाएगा। इसके स्पेशल फार्मूले भी होते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन के होते हैं वैसे ही इंटीग्रेशन के होते हैं। अब यूनिट जो सेकंड है, कैलकुलस जो सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हमको क्या करना है? जैसे आप लोगों ने 12th में पढ़ा है लिमिट ऑफ सम का पोर्शन, तो लिमिट ऑफ सम जो आपने 12th में पढ़ी है वही का वही पूरा पोर्शन उठा के यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन अब उसके आगे जो लिमिट ऑफ सम है उसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया। यदि आपको 12th का लिमिट ऑफ सम मालूम है तो यहाँ के जो लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट लिमिट ऑफ सम फॉर कैलकुलस सेकंड के लिए, वो आपसे उसके तीनों पार्ट बन जाएंगे। लेकिन हमें उसमें भी इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसका जो अगला पार्ट है वो है बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन इज द डिफरेंट फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, बिल्कुल उससे डिफरेंट है। उसका कोई भी पोर्शन बीटा एंड गामा में यूज़ नहीं गया है, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा है। अब बीटा और गामा फंक्शन में नई चीज़ क्या है? कई इंटीग्रेशन ऐसे हैं जो आप लोग 12th स्टैंडर्ड पर करते थे तो वो उसके हिसाब से हो जाते थे। जैसे मैं एक इंटीग्रेशन ये लिखता हूँ कि सॉल्व दिस। अब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, 12th की कोई भी मेथड इसमें नहीं लगेगी। लेकिन इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बीटा और गामा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके थ्रू जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो उसकी प्रॉपर्टीज, जो उसके फार्मूले हैं, वो इसमें अप्लाई करोगे तो आप मैक्सिमम 5 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो बीटा और गामा फंक्शन जो हैं कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जो इंटीग्रेशन के, जिनके लिए हम अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट जो अगला टॉपिक इस यूनिट सेकंड का आ रहा है, कैलकुलस सेकंड का, वो है वॉल्यूम एंड सरफेस, इवैल्यूएटिंग ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस। ये भी आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट पोर्शन है। लेकिन इस वॉल्यूम और सरफेस में आपको क्या करना है? आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड पर ये सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ा है।
अब वॉल्यूम और जब सरफेस की बात आएगी तो यहाँ पर आपको एक नया टॉपिक मिलेगा, मल्टीपल इंटीग्रल। और मल्टीपल इंटीग्रल में क्या होगा, डबल इंटीग्रल आपको मिलेगा और ट्रिपल इंटीग्रल। डबल और ट्रिपल इंटीग्रल का मतलब उसका 2 बार इंटीग्रेशन और उसी टर्म का 3 बार इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स। तो इवेल्युएटिंग ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टीपल इंटीग्रल को यूज़ करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो अगला टॉपिक है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये टॉपिक भी बिल्कुल डिफरेंट है। हमने इंटीग्रेशन तक 12th में पढ़ा है, इंटीग्रेशन यूज़ होगा, लेकिन उसके ऑर्डर को चेंज करना। अब जब मल्टीपल ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो ये कोई एक टर्म के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, जैसे dx, dy, dz, पहले z के लिए, फिर y के लिए, फिर x के लिए। तो जब हम उसके सिलेबस में चलेंगे तो ये सब चीज़ें आपको और डिस्क्रिप्टिव करके बताई जाएगी। तो दिस इज द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है सबको? थर्ड यूनिट में सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बात आती है। जब थर्ड यूनिट में सीक्वेंस और सीरीज़ की बात आएगी तो अब ये सीक्वेंस और सीरीज़ आप लोगों ने 11th और 12th स्टैंडर्ड पर आप लोगों ने 3 प्रकार की सीरीज़ पढ़ के आए हो, AP, GP एंड HP। ये 3 सीरीज आप लोगों ने 11th और 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ी है। दिस इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो जो ये सीरीज है यहाँ पर वो पूरी की पूरी टर्मों को इसके लिए यूज़ किया गया। सीक्वेंस में अब जो यहाँ पर आपने जैसे nth टर्म निकाली, an टर्म निकाली, इसका सम निकाला, वो सब कुछ इसमें यहाँ पर यूज़ होगा। लेकिन अब इसी पार्ट को जो आपने 11th और 12th में पढ़ा है उसी पार्ट को और अपडेट कर दिया गया है। अब कैसे अपडेट किया, जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस है, सपोज करते हैं ये कोई एक सीक्वेंस 1 2 3 4 4 5 एंड सो ऑन। अब ये तो हमको दिख गई सीक्वेंस है भाई, ये तो हमने देख लिया यहाँ पे। अब इस सीक्वेंस को यहाँ पर जो अब हमको पढ़ना है, एक्चुअली जो थर्ड यूनिट में हमको जो देखना है वो सीक्वेंस को यहाँ पर तो हम पढ़ के आ गए। अब उसका अपडेट पोर्शन क्या है, इस सीक्वेंस पे हमको कुछ टेस्ट अप्लाई करेंगे, उस टेस्ट के थ्रू ये बताएंगे कि ये कन्वर्जेंस है या नहीं। यदि कन्वर्जेंस नहीं है तो क्या होगी, डाइवर्जेंस होगी। अब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताने के लिए इसमें कुछ टेस्ट का हम यूज़ करेंगे, जो अपडेट पोर्शन है इस वाले से। अब वो टेस्ट कौन से होंगे, सपोज करते हैं हमारा एक सिंपल टेस्ट है डी-एल्बर्ट टेस्ट, पी टेस्ट, कॉसी टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, कॉसी रेशियो टेस्ट। ऐसे उसमें कई प्रकार के टेस्ट होंगे जिससे हम किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को बता पाएंगे। ये पोर्शन आपके लिए नया नहीं रहेगा। क्यों नहीं नया रहेगा, क्योंकि हमने इसकी प्रीवियस स्टडी यहाँ पर की है। कुछ ना कुछ इसका पोर्शन हमको मालूम है जो हम यहाँ पे वो सब चीज़ें अप्लाई होगी। अब इस सीरीज़ की बात करते हैं। इस सीरीज़ में जो चीज़ हमको जो यहाँ पे टर्म्स यूज़ करनी है वो थोड़ा सा इससे हटके है, लेकिन इस वाले पोर्शन में पर्टिकुलरली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस वाले पोर्शन में जैसे कैलकुलस 1 और कैलकुलस 2 मैंने आपको बताया ना, इसमें डिफरेंशिएशन और इसमें इंटीग्रेशन, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इस सीरीज़ के लिए यूज़ होगा। इस वाले सीरीज़ में हमको क्या करना है, फोरियर सीरीज़ करनी है, फोरियर सीरीज़ को कंप्लीट करना है। अब फोरियर सीरीज़ में पूरा इंटीग्रेशन लग जाता है, जितने उसके स्टैंडर्ड टर्म्स हैं वो सब यहाँ पर यूज़ होगी। और फोरियर सीरीज़ को एक अगले पार्ट में और कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो है हाफ रेंज फोरियर सीरीज़ और हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज़ एंड हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज़। इन दोनों में भी वही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज़ किया गया। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलस 1 कब आपसे 14 मार्क्स आपको कब मिलेंगे, जब आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो गया, ये स्ट्रांग है डिफरेंशिएशन का, ये इंटीग्रेशन स्ट्रांग, तो ये मान के चलिए ये भी 14 मार्क्स हो गए। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका इंटीग्रेशन का, और उसका पोर्शन यहाँ यूज़ हो रहा है।
अब आप बताइए पहली यूनिट से ये भी रिलेट हो गई। इंटीग्रेशन यदि आपको बन गया, और इंटीग्रेशन कहाँ से निकल के आया, डिफरेंशिएशन से निकल के आया, तो ये भी आपका बन गया, इसका यूज इसमें हो गया, तो ये यूनिट भी आपसे कंप्लीट हो जाएगी। तो यदि आपकी ये पोर्शन कंप्लीट है तो डेफिनेटली 14 मार्क्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। देन द नेक्स्ट इज वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस एक ऐसा पोर्शन है जो बिल्कुल भी आपने कहीं पर भी अभी तक स्टडी नहीं किया है, लेकिन इसमें जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड पे पढ़े होंगे। जैसे आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड पे जो पढ़ के आए हो वो मैं आपको बता रहा हूँ सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में सेट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, सेट्स के बारे में डिस्कस होता है। तो उन सेट्स को ही और अपडेट करके इस वेक्टर स्पेस में डाला गया। लेकिन आप लोगों ने जो सेट थ्योरी पढ़ी है कि ये नहीं कि बस हमने ये पढ़ लिया तो इससे ये हमारा काम हो जाएगा, नहीं। इसके कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो वेक्टर स्पेस में यूज़ होंगे। अब वेक्टर स्पेस ये तो उस यूनिट का टाइटल हो गया। अब हमको इसमें पढ़ना क्या है वेक्टर स्पेस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। वेक्टर स्पेस क्रिएट कैसे हुआ, इसमें क्या क्या टर्म यूज़ हुई, फिर अगला इसी का सब टाइटल और क्या होगा, वेक्टर डेफिनेशन है वेक्टर सब स्पेस, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, फिर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, और सबसे इम्पोर्टेंट और इसका जो टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन जो इसका आखिरी टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ, इसको आपने थोड़ा बहुत 12th स्टैंडर्ड पे फंक्शन में पढ़ा है, तो लेकिन वो जो आपने पढ़ा है उसी के आगे का पोर्शन आपको इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मिलेगा। तो आप देखिएगा मैंने आपको 4 यूनिट बताया, इन 4 यूनिट में मैंने आपको हर एक यूनिट में 12th, 11th, 9th, 10th में जो जो पढ़ा है वो मैंने आपको बताया। यदि वो पॉइंट आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो ये यूनिट में आपको प्रॉब्लम नहीं जानी है, 100% नहीं जाएगी। और मैंने आपको बताया सेट थ्योरी का कुछ पोर्शन मालूम है तो वो भी इसमें यूज़ हो जाएगा, वो भी हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो इसके भी 14 मार्क्स हो गए, 14, 14, 14, 14, 4 टाइम्स 14 हो गए, दैट मीन्स 56 नंबर आपका यहाँ पे आ गए। अब रिमेनिंग पार्ट है मैट्रिक्स का। रिमेनिंग पार्ट मैट्रिक्स मतलब हमारा टोटल पेपर कितने का है, 70 मार्क्स का है। तो हमने 4 यूनिट पे 56 मार्क्स की स्टडी कर ली कि हमारे सिलेबस में ये चीज़ें हैं। अब लास्ट जो यूनिट है वो है मैट्रिक्स की है। मैट्रिक्स आप लोगों ने देखा होगा टोटल 12th स्टैंडर्ड पे जितना मैट्रिक्स है, 12th स्टैंडर्ड पे जो हमने मैट्रिक्स देखा है। अब लास्ट यूनिट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड पर मैट्रिक्स की जितनी स्टडी करी है वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स इसमें यूज़ होने वाला है, ये मान के चलें। आपने जैसे 12th स्टैंडर्ड पे इसका सम किया, इसका सब्ट्रैक्शन किया, इसका मल्टीप्लिकेशन किया, आप लोगों ने मैट्रिक्स के टाइप्स देखे, उसकी डेफिनेशन देखी, वो सब कुछ इस मैट्रिक्स में यूज़ होना है। लीनियर इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया, वो भी यहाँ पर यूज़ होने वाला है, ये मान के चलें। तो मैट्रिक्स जितना भी आपने 12th में पढ़ा है वो पूरा मैट्रिक्स आपका यहाँ पर यूज़ होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब हमको यहाँ पर मैट्रिक्स क्या पढ़ना है, हमको यहाँ मैट्रिक्स में क्या चीज़ें देखनी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम अपन इसके मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसका टाइप, फिर हमने 12th में हो सकता है आप लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, नहीं देखा, आई डोंट नो। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपकी 5th यूनिट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, इसके थ्रू ही आप इस यूनिट को बहुत अच्छा कर सकते हो।
तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कैनोनिकल फॉर्म निकाल सकते हैं, एक्लॉन फॉर्म को पढ़ना है। फिर जो आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन 12th में पढ़ी है उसमें आपने 2 वेरिएबल में भी पढ़ी और 3 वेरिएबल में, तो वहाँ जो 2 और 3 वेरिएबल को आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते थे, अब यहाँ उसको अपडेट कर दिया गया है और उसको अपडेट करके कंसिस्टेंसी के थ्रू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इस यूनिट का जो अगला टॉपिक होगा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, एंड लास्ट इज डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ऐसी आपकी 5th यूनिट होगी। अब ये जो 5th यूनिट मैंने आपको जैसे कह रहा हूँ कि 12th का पूरा मैट्रिसेस इसमें यूज़ होना है, तो आप लोग बिल्कुल मैट्रिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें जिससे आपके ये 14 नंबर भी कंप्लीट हो जाएं। अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताने वाला हूं मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने 14 मार्क्स के 5 पार्ट बना दिए, ये 70 मार्क्स हो जाते हैं, लेकिन RGPB आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 1 to 8 टोटल क्वेश्चन आपके कितने आते हैं? 8 क्वेश्चंस आते हैं, और इन 8 क्वेश्चंस में से एनी 5 कोई भी 5 अटेम्प्ट करना है आपको। अब होता क्या है, यूनिट तो 5 है, तो डेफिनेटली 3 क्वेश्चन इन 5 यूनिट में से ही रिपीट होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी यदि ये यूनिट बहुत स्ट्रांग है और ये यूनिट भी हमारी बहुत स्ट्रांग है, और सपोज किया ये यूनिट बहुत स्ट्रांग है, तो हमें ये 14 के तो 42 मार्क्स यहाँ पे हो ही गए। और यदि इन्हीं क्वेश्चंस के, इन्हीं यूनिट्स के एक एक क्वेश्चन और रिपीट हो गए, तो ये मान के चलिए हमारे 70 मार्क्स यहीं के इन 3 यूनिट में ही हो जाना है। लेकिन हमको ऐसा फोकस नहीं करना है कि केवल हमने 3 यूनिट देख ली और मैंने आपको बता दिया कि एनी 5 हैं, ऐसा नहीं। हमको पूरे सिलेबस की स्टडी करनी है, क्योंकि ये सिलेबस आपको आगे तक ले जाएगा, यही टर्म्स आपको आगे तक ले जाएंगी। इसलिए हमको पूरे पोर्शन को अपने को अटेम्प्ट करने, पूरे पोर्शन को देखना है, अच्छे से स्टडी करना है। हाँ, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा एनी 5 वाला, ठीक है। और भी कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे से पूछिएगा, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू।